12 अक्टूबर साल 1972 में यूरुग्वे की एक ओल्ड क्रिस्टियन रग्बी टीम को चिली जाना था मैच खेलने के लिए। प्लान था यूरुग्वायन एयरफोर्स फ्लाइट 571। इस जहाज को जाना था चिली देश की राजधानी सैंटियागो में। 45 लोग ऑन बोर्ड थे, मोस्टली प्लेयर, उनके फैमिली मेंबर्स और कुछ फ्रेंड। फ्लाइट को एंडीज माउंटेन से होकर जाना था। साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन रेंज लॉन्गेस्ट रेंज है दुनिया की। हिमालय के बाद सबसे ऊंचे पहाड़ यहीं पे पाए जाते हैं। 12 अक्टूबर को इन लोगों को जाना था, पर उस दिन मौसम खराब हो जाता है। पायलट डिसाइड करते हैं कि आगे रुक जाएंगे और जब मौसम क्लियर होगा तो फिर दोबारा उड़ान भरेंगे। अर्जेंटीना के मेंडोजा शहर में प्लेन को लैंड करवाया जाता। फिर अगले दिन 13 अक्टूबर को यह प्लेन फिर से टेक ऑफ करता है। 1 घंटे तक सफर बिल्कुल सुहाना रहता है। फिर पायलट थोड़ा प्लेन नीचे करने लगते हैं। उनको लगा कि प्लेन सैंटियागो के आसपास पहुंच चुका है, लेकिन ये प्लेन अभी भी पहाड़ों में ही था। प्लेन में एक हैवी टर्बुलेंस देखने को मिलता है। प्लेन ऊपर नीचे होने लगता है। प्लेन के चारों तरफ बादल ही बादल होते हैं और कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन प्लेन के अंदर जो प्लेयर थे वो इस बात को मजाक बनाने लगते हैं। फिर एक पैसेंजर विंडो से बाहर देखता है कि सब बादल हट चुके हैं और उनके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है। तब तक पायलट भी देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है। पायलट जल्दी में इस प्लेन को ऊपर मोड़ने की कोशिश करते हैं। पायलट पूरी पावर लगा देते हैं इस प्लेन की, पर तब तक लेट हो चुकी थी। प्लेन का पिछला हिस्सा पहाड़ी पर टकरा जाता है और टूट जाता है, और जितनी भी सीट की रो थी उस पिछले हिस्से में वो सारी की सारी हवा में उड़ जाती है। कुछ ही सेकंड बाद प्लेन का लेफ्ट विंग भी टूट जाता है और कुछ और पैसेंजर बाहर उड़ जाते हैं। अब बचता है सिर्फ फ्रंट का हिस्सा, जो एक ग्लेशियर पर पड़ता है और स्लाइड करते हुए 700 मीटर नीचे चला जाता है। प्लेन पूरी तरह से टूट चुका था और कॉकपिट पूरी तरह से क्रश हो चुका था और दोनों पायलट मारे जाते हैं। ये प्लेन अब एंडीज की किसी अनजान पहाड़ियों पे टूटा हुआ पड़ा था। 45 लोगों में से सिर्फ 33 लोग जिंदा बचते हैं, लेकिन इनमें भी कई लोग जख्मी थे और इनमें से कोई नहीं जानता था कि ये कहाँ है। बाद में पता चला कि ये प्लेन अपने रूट से 80 किलोमीटर भटक चुका था और अब इनकी सबसे मुश्किल कहानी शुरू होती है। इनको ऐसे ऐसे स्टेप लेने पड़ते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। इस क्रैश में 2 लड़के थे जो बिल्कुल ठीक थे। पहला रोबर्टो कैनेसा और दूसरा गुस्तावो ज़र्बिनो। ये दोनों मेडिकल स्टूडेंट थे। ये दोनों काम पे लग जाते हैं और देखते हैं कि कितने लोगों को कितनी चोट आई है और उनके लिए क्या किया जा सकता है। और इनके पास कोई भी एड नहीं थी। बैंडेज के नाम पर इन्होंने सीट के अंदर जो कवर लगे होते हैं वो फाड़ के बांधने शुरू किए। दूसरी तरफ इस प्लेन को ढूंढने के लिए चिलियन एयर रिसर्च सर्विस को नोटिफिकेशन पहुंच जाती है। 4 जहाज इनको ढूंढने आते हैं, पर रात हो जाती है और कुछ नहीं मिलता। प्रॉब्लम ये थी, जो ये प्लेन था ये व्हाइट कलर में था और ये बर्फ थी इसके चारों तरफ, तो इसको ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। 13 अक्टूबर की रात को बचे हुए पैसेंजर को उम्मीद थी कि बस आज की रात किसी तरह गुजर जाए, अगले दिन हमें कोई न कोई तो बचा लेगा। और यहाँ रात को -30 डिग्री टेम्परेचर चला जाता था और इस रात को 5 और लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। अब बचे थे सिर्फ 28 लोग और इन लोगों ने प्लेन के टूटे हुए पार्ट्स का इस्तेमाल करके शेल्टर बनाया। प्लेन का जो पिछला हिस्सा टूटा हुआ था उसको बंद करा ताकि अंदर ठंड ना आए। फिर अगले दिन अर्जेंटीना, चिली और यूरुग्वे, इन तीनों देशों ने मिलकर अपने अलग अलग 11 जहाजों को सर्च ऑपरेशन पर लगाया। इन्होंने जो एरिया चूज किया था वो बिल्कुल सही था। उसी एरिया में ये क्रैश हुआ था, लेकिन ये ढूंढ नहीं पाते। जब ये लोग देखते हैं कि इनके ऊपर से जहाज उड़ रहे हैं, फिर ये ट्राई करते हैं कि इस प्लेन में जितनी भी लड़कियां हैं उनकी लिपस्टिक इकट्ठा करके SOS लिखने की कोशिश करें। वो S लिखना ही शुरू करते हैं तो लिपस्टिक खत्म हो जाती है और ये आइडिया भी फेल हो जाता है। फिर इनके पास जितने भी सूटकेस थे या जितने भी कपड़े थे, ये उनका एक क्रॉस बनाते हैं ताकि ऊपर से कोई तो इसको देखे, लेकिन ये भी फेल हो जाता है। उस दिन इनके ऊपर से 3 जहाज गुजरते हैं और एक और बड़ी प्रॉब्लम थी, खाना। इनके पास सिर्फ कुछ चॉकलेट और कुछ वाइन की बोतलें थी। 7-8 दिन ऑपरेशन चलने के बाद रेस्क्यू टीम वाले भी हाथ खड़े कर देते हैं कि अब इतने दिन हो चुके हैं तो अब वो क्या पता जिंदा है भी या नहीं, तो इस ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता है। फिर सर्वाइवर कॉकपिट में घुसते हैं और उन्हें वहां एक रेडियो मिलता है। एक सर्वाइवर रॉय हैरली, जो इलेक्ट्रॉनिक के एंथोसिस्ट थे, ये इस रेडियो को ऑन करने की ट्राई करते हैं और एक लंबा सा एंटीना बनाते हैं और काफी एफर्ट लगाने के बाद ये रेडियो काम करता है। इस रेडियो से सिर्फ बाहर की आवाज सुनी जा सकती थी। ये लोग हर वक्त इस रेडियो के पास बैठे रहते थे ताकि बाहर की कोई न्यूज सुन सके। और एक दिन ये सुनते हैं कि जो प्लेन क्रैश हुआ था उसका जो रेस्क्यू ऑपरेशन था
वो बंद कर दिया जा चुका है। ये न्यूज सुन के ये लोग रोने लगते हैं और कुछ दुआ मांगने लगते हैं। अब ये लोग खाना बचाने लगते हैं। एक सर्वाइवर था फर्नांडो पेराडो। क्रैश के वक्त कोमा में चले जाते हैं। 2-3 दिन के बाद ये कोमा से बाहर आते हैं तो इनको पता चलता है कि इस क्रैश में इनकी माँ सर्वाइव नहीं कर पाई और इनकी 19 साल की बहन को सीरियस इंजरीज हुई है। ये अपनी बहन को बचाने की बड़ी कोशिश करते हैं। उसको जितना खाना दे सकते थे ये देते हैं। वो 8 दिन के बाद वो भी नहीं बच पाती। पेराडो ने तो सिर्फ एक चॉकलेट कवर्ड मूंगफली को 3 दिन तक खाया। Was a peanut covered in chocolate. I made it last for 3 days. इतना सब कुछ करने के बाद फिर भी ये खाना नहीं बचा पाए। 11 दिन बाद इस क्रैश के अब खाना पूरी तरह खत्म हो चुका था और कुछ लोगों ने सीट के अंदर जो कॉटन होता है उसको भी खाने की ट्राई की और ये खाने से ये और लोग बीमार होने लगे। ऐसे सिचुएशन में जब भूखे मरने के अलावा कोई ऑप्शन ना हो, इन सर्वाइवर्स ने कुछ ऐसा किया जिसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। कैनिसा ने सर्वाइवर्स को कहा कि अगर हमें जिंदा रहना है तो डेड बॉडीज को खाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि इसमें किसी की माँ थी, किसी की बहन थी और किसी का दोस्त था। यह आइडिया कैनिसा का था और यही ट्राई करता है। ये एक मेटल का टुकड़ा उठाता है और उससे मीट काट के खाता है और कुछ लोग ट्राई करते हैं पर वो हजम नहीं कर पा रहे थे। फिर 2 दिन गुजरते हैं और भूख के मारे इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। फाइनली इन्होंने भी इंसानों के मीट को अपना खाना बनाया। फिर 16 दिन क्रैश के बाद रात को इनको बहुत हैवी आवाज सुनाई देती है। फिर इन्हें पता चलता है कि एक एवलांच आ रहा है इसकी तरफ और ये बर्फ प्लेन का जो टूटा हुआ हिस्सा था उससे अंदर घुस जाती है और इसमें भी 8 लोग और मारे जाते हैं। अब बचते हैं सिर्फ 19 लोग। 2 दिन की मेहनत के बाद ये प्लेन के अंदर एक टनल बनाते हैं और उस बर्फ को खोद के ये बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद पता चलता है कि बाहर मौसम और खराब है और फिर ये अंदर चले जाते हैं और 3 दिन के बाद जब ये बाहर आते हैं तो तब मौसम क्लियर था और फिर ये बचे हुए लोग सोचते हैं कि अगर हमें जिंदा रहना है तो एफर्ट भी हमें खुद से लगाने पड़ेंगे। इस क्रैश साइट पर बैठने से कुछ नहीं होगा, अगर मरना ही है तो आखिरी दम तक ट्राई करके मरे। कैनिसा, पेराडो और विजेंटिन ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइवर थे। सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये तीनों लोग इस जगह से निकल के बाहर जाएंगे और मदद बुलाने की कोशिश करेंगे। इन लोगों को ज्यादा खाना दिया जाता है और ज्यादा गर्म कपड़े, क्योंकि ये लोग यहाँ से बाहर निकल के कोशिश करेंगे मदद बुलाने की। और 33 दिन बाद इस क्रैश के ये तीनों लोग निकल पड़ते हैं। घंटों तक चलने के बाद इन्हें अपने ही प्लेन का पिछला टूटा हुआ हिस्सा मिलता है। इनके अंदर इन्हें कुछ और खाना और मेडिसिन मिलती है और इन्हें एक 2-वे रेडियो सिस्टम भी मिलता है, पर इनके पास कोई बैटरी नहीं थी इसको चलाने के लिए। इस रेडियो से बाहर भी मैसेज भेजा जा सकता था और बाहर से भी आ सकता था। अब जो क्रैश साइट पर लोग थे इनका रहना और भी मुश्किल हो गया था क्योंकि इनका जो वेस्ट था उसकी स्मेल होने लगी थी आसपास से। क्रैश के 59 डेज बाद एक और एवलांच आता है और इसमें 3 लोग और मारे जाते हैं। अब बचते हैं सिर्फ 16 लोग और ये जो 3 लोग थे ये अपना सफर जारी रखते हैं। इनके दिमाग में ये था कि जो हमारे सामने एक पहाड़ है, बस ये ऊपर पहुंच जाए तो आगे हमें कुछ न कुछ कोई गांव या कुछ मिल जाएगा, क्योंकि पायलट ने क्रैश से पहले ही अनाउंस किया था कि हम सैंटियागो के आसपास हैं। और जैसे ही ये लोग ऊपर पहुंचते हैं आगे सिर्फ बर्फ के सफेद पहाड़ थे। खाने की कमी से विजेंटिन डिसाइड करता है कि वो वापस चला जाएगा और अपना खाना इनको देके जाएगा और अगला बचा हुआ सफर ये तय करेंगे। इस पहाड़ी को चढ़ने में इनको 3 दिन लगे थे और वहीं उतरने में सिर्फ 1 घंटा लगता है। विजेंटिन प्लेन की सीट को अपने नीचे रखता है और स्लाइड करते हुए नीचे चला जाता है और ये दोनों बंदे इस सफर को जारी रखते हैं और काफी टाइम तक दूर दूर तक देखने के बाद इन्हें कुछ पहाड़ दिखाई देते हैं जहाँ पे बर्फ नहीं थी। कई दिन की हाइकिंग के बाद फिर ये एक वैली में पहुंचते हैं जहाँ एक नदी थी, वहाँ ये पानी पीते हैं। फिर ये उसी नदी को फॉलो करते करते नीचे जाते हैं और 9 दिन बाद 20 दिसंबर को इन्हें कुछ गाय और मुर्गियां दिखती हैं। अभी इन्हें नदी के दूसरे किनारे 3 आदमी दिखते हैं जो घोड़े पर बैठे हुए थे। ये उनको आवाजें लगाते हैं पर नदी का शोर इतना था कि इनकी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही थी। लकीली इनको एक आदमी वहाँ से देख लेता है और वो चिल्लाता है टू मारो। अगले दिन ये आदमी दोबारा आता है और अपने साथ पेपर और पेंसिल लेकर आया था। पेपर को पत्थर में डाल के ये इनकी तरफ फेंकता है। फिर पेराडो लिखते हैं स्पेनिश भाषा में कि हम एक प्लेन क्रैश से आए हैं जो 2 महीने पहले एंडीज के पहाड़ों पर हुआ था और हमारे दोस्त अभी भी क्रैश साइट पे ही हैं। फिर इस आदमी को भी याद आता है कि मैंने भी सुना था कि 2 महीने पहले एक क्रैश हुआ है, तो उसका कुछ पता नहीं चला। तो फिर जैसे ही इसको पता चलता है कि ये वो क्रैश के बंदे हैं तो ये शॉक्ड हो जाता है कि ये इतना टाइम कैसे जिंदा रहे।
और फिर ये खबर वहाँ के एक आर्मी कमांड को दी जाती है। 3 हेलीकॉप्टर भेजे जाते हैं और इनको भी रेस्क्यू कर लिया जाता है। इनकी हालत इतनी खराब थी कि इनका वजन आधा हो चुका था। इतनी खराब हालत में भी फिर भी ये दोनों साथ जाते हैं। जहाँ पे क्रैश साइट थी इनको वहाँ का अंदाजा था। फिर 70 दिन बाद 16 सर्वाइवर को रेस्क्यू किया जाता है, पर इनकी भी हालत बहुत खराब थी। On December 22nd, a Christmas surprise. ये कहानी दुनिया के सामने लेसन है उम्मीद को लेकर। अगर आप कुछ करने का ठान लेते हो तो आप कर सकते हो। सिर्फ बैठे रहने से कुछ नहीं होता। अगर ये लोग वहां बैठ के मदद का इंतजार करते रहते तो आज में इनमें से कोई भी नहीं बच पाता। और बाद में इस कहानी को मिरेकल ऑफ एंडेस नाम दिया गया। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया।